पता नहीं डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है, आवाज जा रही है आप लोग तक? जी सर। हाँ, तो इसलिए कह रहे हैं कि होता क्या है कि सबसे पहले हम इम्यूनिटी को समझेंगे। इम्यूनिटी होता है कि आपके शरीर के अंदर आप जहाँ भी रहते हो, जिस माहौल में रहते हो, जिस क्षेत्र में रहते हो और जिस तरह का काम करते हो, सभी क्षेत्रों की वजह से भी और आपके कार्य प्रणाली के हिसाब से भी आपके शरीर को उसको सहने लायक उतनी क्षमता उसके अंदर आनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो ही वो किसी न किसी रोगों का शिकार बनेगी। अब रोग का शिकार जब वो बनेगी तो इसमें हम खास तौर पे उस रोग की बात कर रहे हैं जो पैथोजेंस से हो, यानी कि किसी जीवाणु के ज़रिए से आने वाले। तो वो जो पैथोजेंस होते हैं, इनसे लड़ने के लिए एक इम्यून सिस्टम चाहिए। और इम्यून सिस्टम कैसा होगा? वो किसी भी शरीर के अंदर किसी भी दूसरे जीव को, जो कैसा जीव है, जो पैथोजेंस है मतलब रोग कारक जीव है, उसको पनपने नहीं दे। नंबर 1, स्किन लगता है हमारे बॉडी के ऊपर, वहां से लेके स्केलेटल सिस्टम तक देख लीजिए, है ना? वो पूरा का कंकाल तंत्र जिसकी बात कर रहे हैं हम, पूरा, ठीक है ना? उसमें हर जगह इम्यून सिस्टम को डेवलप किया गया है। ऊपर वाले ने ऐसा शरीर को बनाया है। वो हमारी ही किसी गलती की वजह से ऐसा हो जाता है कि दूसरा जीवाणु हो या विषाणु हो या कोई परजीवी हो या कोई कवक हो या कोई फंगस हो, ये हमारे शरीर में अगर जगह ले लेता है तो हमारी गलती की वजह से लेता है। ऊपर वाले ने ऐसा बनाया नहीं है शरीर को, बहुत अच्छा शरीर बनाया है, हर चीज से, हर रोग से लड़ने लायक इसको क्षमता दी है, उस सब तरह से तैयार है। लेकिन फिर भी अगर हम अपनी गलती के जरिए ऐसा कुछ करते हैं तो क्या, अगर बात किया जाए तो उसको दो हिस्से में बांटते हैं। कितने हिस्से में? दो हिस्से में। एक है इननेट इम्यूनिटी, इननेट, INNATE, इननेट। इननेट सहज हो गया, आसान हो गया। और दूसरा होता है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड का मतलब होता है जिसको हम, मेरे पास नहीं है लेकिन हम एक्वायर करेंगे। मतलब दो तरह से हम रोगों से लड़ते हैं। एक तो वो जो कुदरत ने हमको उस लायक बनाया है, पहले से प्रकृति ने आपके शरीर की रचना उस हिसाब से किया है कि आपका शरीर बाहरी वातावरण के तमाम जीवों से, जो भी जीव हैं, उनसे लड़ने की योग्यता रखता है। ऐसा नहीं कि किसी भी जीव को मन आया वो मेरे शरीर में आके घुस जाएगा। आपका शरीर कोई अनाथ आश्रम नहीं है कि सब आ जाए, ठीक है? तो ऐसा ऊपर वाले ने बनाया भी नहीं है कि अनाथ आश्रम की तरह से रहे, जिसको जब मन में आए कोई भी, कोई कीड़ा, कोई मकोड़ा, कोई जीव आए और आपके शरीर में घुस जाए, ऐसा नहीं। बाहर, है ना, रात में सोते हैं मच्छर काटेगा तो आपको दिमाग दिया ऊपर वाले ने कि मच्छरदानी लगा लो, ताकि मच्छर मच्छरदानी के बाहर ही रहेगा, अंदर नहीं आएगा, है ना? तो ये सब चीज है जो बाहरी दिखने वाले जीव है उनसे बचाव करने के लिए। तो वो तो बहुत हद तक हम लोग कर लेते हैं, लेकिन ऐसे जीव जो देख ही नहीं पा रहे हम, उससे बचाव कैसे करें? तो हम, मेरी आंख नहीं देख पा रही है ना, आपके शरीर के अंदर जब वो जाएगा तो शरीर के अंदर जाने पे आपके शरीर को मालूम होगा। तो ऊपर वाले ने शरीर की आकृति या शरीर के अंदर जो प्रतिरक्षा क्षमता है उसको ऐसा बनाया है कि बाहरी चीजों को सीधे अंदर नहीं आने दे। उसके लिए उसके पास से गुजरना पड़ेगा। और जब वो अपने पास से जाने देगा तो पूरा इंक्वायरी करके ही जाने देगा। ऐसा नहीं कि कोई भी आएगा उसको जाने देगा वो, ठीक है? तो उससे हाँ बचाव कर सकते हैं आप। अगर कोई सर्दी जुकाम किसी को है और वो बगल में आपके बैठ के खांसी किए जा रहा है, बार बार छींके जा रहा है और आप उसके बगल में बैठे हुए हैं, तब तो डेफिनेटली ये कॉमन एयर है, वो भी सांस उसी में ले रहा है, आप भी सांस उसी में ले रहे हो, और उसका जो इन्फ्लुएंजा है वो आपके अंदर आ जाएगा। तो इसमें आपको बचाव करना है। इसी तरीके से वैसे तमाम रोग, ठीक है, जिसको हम नहीं देख पा रहे हैं और उसका एक्शन हमारे शरीर पर होगा, जो नहीं दिख पा रहा है, वो बैक्टीरिया, वो जीवाणु, वो विषाणु, वो वायरस, तो उससे बचाव करने का तरीका है कि आप उसके कनेक्शन में नहीं जाए। खास तौर पर अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा तेजी से जो रोग को ढो करके ले जाता है, रोग वाहक है, तीन चीज है उसमें। एक होता है ब्लड,
तो ब्लड से जो ब्लड के जरिए से जो फैलने वाला रोग है वो जनरली एक खानदान के अंदर ही आएगा, दूसरे खानदान में नहीं जाएगा। जैसे किसी माँ को है, उससे उसके बेटी को हो जाएगा, उसके बेटा को हो जाएगा, उसके हस्बैंड को हो जाएगा, है ना? तो ऐसा हो सकता है। दूसरी तरफ क्या होगा, एयर से जाने वाला है, तो एयर के कांटेक्ट में तो कोई भी आ सकता है। तो आप अगर ऐसे इन्फेक्टेड आदमी को जान रहे हैं कि जो किसी न किसी बीमारी से क्षतिग्रस्त है और उसकी बीमारी ऐसी है जो फैल सकती है वाया एयर, तो उसके कांटेक्ट में नहीं जाएं आप, एक दूरी मेंटेन करें। जैसे अभी क्या कहा जाता है, जब भी आप कॉल करते होंगे 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। इसका मतलब क्या, आप किसी ऐसे लोगों के पास अगर आपको पता है तो 2 गज दूरी मेंटेन करके चले जाइएगा बार बार। कोशिश तो यही करेंगे हम जाए ही नहीं वहां। अगर कोई ऐसा आदमी है, इन्फेक्टेड आदमी है, तो हम जाएंगे ही नहीं, अच्छी बात है। बतौर मजबूरी अगर जाना पड़ता है, ठीक है ना, तो भी आप कम से कम 2 गज की दूरी मेंटेन करो। ऐसा नहीं कि आप बार बार जाओ 2 गज की दूरी मेंटेन किए रहो, रिस्क तो रहेगा ही वहां पर। तो आपको रिस्क ही नहीं लेना है पहले। और अगर रिस्क लेने वाली नौबत है, कोई रिलेटिव है, कोई जानने वाला है, तब तो जाना है। तो आप वहां पर कम से कम प्रिकॉशन लो 2 गज दूरी का, आप प्रिकॉशन लो मास्क का, है कि नहीं? ये चीज होगा। तो एक होता है कि हमारे अंदर की जो बनावट है शरीर की, वो ऐसी बनाई गई है, सहज प्रतिरक्षा बनाई गई है। इननेट इम्यूनिटी मतलब वो इम्यूनिटी पावर जो आपके शरीर में बाय बर्थ ऊपर वाले ने दिया है, वो ऑटोमेटिक आपके पैदा होने के साथ से ही काम कर रहा है। वो किसी भी बाहरी चीज को आने, बल्कि छोटे बच्चों में ज्यादा ही है, बड़े लोगों में ये चीज। अभी बताओ ना, कोरोना आया, पहले बूढ़ों को पकड़ा, फिर युवा को पकड़ा, और अब छोटे बच्चों को पकड़ने की बात हो रही है। इसका मतलब क्या है, छोटे बच्चों को तो पहले पकड़ लेना चाहिए था उसको, उसी को बाद में क्यों पकड़ रहा है? ठीक है, तो उसके पीछे का रीजन ये है कि जो बच्चों की जो कोशिका होती है वो एज के साथ धीरे धीरे मैच्योर होती है, प्री मैच्योर होती है वो, तो उसको मैच्योरिटी धीरे धीरे आएगी। तो प्री मैच्योरिटी अगर है उसके अंदर, जो ऊपर वाले ने उसके अंदर सिस्टम दिया है चीजों को डेवलप करने का, तो वो देख रहा है अपने चारों तरफ किस तरह का माहौल है, उसके हिसाब से इम्यूनिटी अपने अंदर बनाते चला जाता है। तो एक छोटा बच्चा जो आज का पैदा हो रहा है, वो कहीं ना कहीं अपने आसपास के क्लाइमेट को देखते हुए उसके अंदर की इम्यूनिटी अपने आप धीरे धीरे डेवलप होती जा रही है। इसको समझने के लिए एक उदाहरण दे रहे हैं कि मान के चलो आप एक घर बना रहे हैं, घर तैयार हो गया आपका, और घर तैयार होने के बाद पूरी दीवार ये वो सब तैयार है, पूरा बन चुका है, और जाके बड़ा हैमर ले करके, ठीक है, बीच से पिलर गिराना शुरू कर रहे हैं तोड़ करके। आप बीच का पिलर गिरा दीजिए, फिर क्या होगा, पूरी छत ही गिर जाएगी। लेकिन एक नया घर बन रहा है और उसका बेस तैयार हो रहा है, उसमें 1-2 ईंट गड़बड़ लग गई है, तो उसको चेंज करना ज्यादा भारी काम नहीं है, आसानी से चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो डेवलप कर ही रहा है, अभी डेवलप हुआ नहीं है अभी पूरी तरह से। तो दोनों में अंतर है ये, ठीक है ना? इस अंतर के हिसाब से जो छोटे बच्चे हैं उनके साथ ये चीज फर्क इसीलिए आई है, नहीं तो पहले उन पे भी अटैक करता वो। तो पहले उन पे अटैक क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो समय के साथ उनके शरीर ने अपने आप को एडजस्ट करना शुरू किया, वो एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपका या मेरा या जो काफी ओल्ड एज है, उनका जो प्रतिरक्षा क्षमता जो बन चुका है ना, वो अब चेंज नहीं होगा, वही क्षमता है वही लड़ेगी। अगर मान के चलते, मतलब समझ लीजिए आपके पास तलवार है, आप तलवार से लड़ाई करेंगे, और आज का कोई दूसरा आदमी है वो गन लेके खड़ा हुआ है, तुम बहुत बहादुर हो, तुम तलवार लेकर के दौड़ोगे आधा किलोमीटर से, कहोगे अभी हम तुम्हारा गर्दन काट देंगे, और लगेते जा रहा हो, बहुत देर से वेट कर रहा है, जब नजदीक आओ सट से गोली चला देगा वो। तो अब बताओ, तलवार वाला आदमी बहुत बहादुर था, जीतेगा कौन? तलवार वाला जीतेगा या गन वाला जीतेगा? प्रतिभा कौन जीतेगा? प्रतिभा बताओ, कौन जीतेगा? चंदन? गन वाला सर। गन वाला। अभी हम सर बोले, क्या बोले? अभी हम बोले ना कि तलवार वाला आदमी बहुत बहादुर है, बहुत बहादुर है, बताओ फिर। सर फिर से बोलिए ना, क्या बोल रहे? हम बोले हैं कि एक आदमी तलवार लेकर के तुम्हारे ऊपर अटैक करने वाला है, ठीक है, और आधा किलोमीटर दूर से वो दौड़ते हुए आ रहा है तुम्हारे ऊपर अटैक करने के लिए, और तुम्हारे पास एक गन है। मान लो तुमको गन चलाने आता है, गन है तुम्हारे पास, अब बताओ कौन जीतेगा? वो बहुत बहादुर है, लेकिन गन वाला सर, गन वाला वो है, बहुत बहादुर आदमी है वो।
वो दौड़ के आएगा, तुम्हारी गोली उड़ के चली जाएगी, है कि नहीं? गन वाला जीतेगा। क्यों? तो बस वही चीज अभी हो रहा है। अभी का जो बच्चा अपडेट हो रहा है ना, वो आज के क्लाइमेट के हिसाब से उसका शरीर अपने आप को डेवलप करता जाएगा, इम्यूनिटी बढ़ाता चला जाएगा। उसके पास मिसाल वही गन वाली है, और हम लोग को ज्यादा ताकत है, लेकिन हम लोग वही क्या कहते हैं, तलवार वाले हैं। हम लोग का जो बना हुआ वही रहेगा। अब नया डेवलप नहीं होना है इसमें। उसी ताकत से लड़ो, तुमको जितना ताकत है तलवार से लड़ो, लेकिन वो गोली दूर से मार देगा हमको। तो बच्चा क्या कर रहा है अभी का, वो डेवलप कर रहा है, तो सारी चीजें डेवलप उसमें हो जाएंगी, उसके लिए उतना खतरा नहीं है। लेकिन आप लोग डेवलप कर नहीं रहे हैं, डेवलप कर चुके हैं। अब इसी डेवलप किए हुए शक्तियों का प्रयोग करना है। तो अब इसको बचाना कैसे, ये हमको देखना होगा, है कि नहीं? इसलिए थर्ड फेज में बच्चों का खतरा बढ़ रहा है। ठीक है, कि अब जो ये वेरिएंट आ रहा है ना, वेरिएंट अलग अलग तरीके से आ रहा है। वेरिएंट में अब ये एयर में आ चुका है, तो बच्चा की जो भी आसपास की शक्ति होगी वो उतना डेवलप अभी नहीं हुआ, अचानक उसको अटैक कर देगा। अभी दरभंगा में परसों की न्यूज आई, चार चार लोग मरे, उसमें एक 2.5 साल का बच्चा भी था। उसकी कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट आई, चेक किया गया, पीएमसीएच ने भी उसको कंफर्म किया। तो मतलब 2.5 साल का बच्चा एक मर चुका। इससे दो खतरा हो गया, एक तो भाई बच्चे को भी अटैक किया है कोविड-19, दूसरा ये हो गया कि इसका मतलब बच्चों वाली सीरीज जिसको थर्ड वेव कहा जा रहा था उसमें हाथ लग चुका है। और तीसरा किसी और स्टेट का आया है जिसके बारे में बता रहा है कि वो वहाँ की एयर में पाया गया है, मतलब किसी भी जगह वहाँ की एयर में ही है। तो अब वो एयर जैसे फैलेगी तो उसमें जो भी कांटेक्ट में आएगा सबको हो जाएगा। तो वहाँ 2 गज की दूरी या मास्क का काम नहीं आएगा, है ना? तो इसीलिए क्या हो रहा है कि इस वेरिएंट्स के आने के साथ बहुत सारी दुविधाएं भी बढ़ गई हैं, उनसे निपटना सबके लिए ज़रूरी हो गया है। कैसे करेंगे? तो ऐसे में हमारे पास जो शरीर की शक्ति है, जो 2 तरह की शक्ति है। एक कहा कि सहज प्रतिरक्षा, मतलब अपने आप ऑटोमेटिकली डेवलप्ड है। जैसे आज वाले बच्चे में कहा ना डेवलप आज हो रहा है, तो हम लोग के अंदर पहले डेवलप हुआ होगा ना, पहले से डेवलप्ड है वो, तो हम उसका इस्तेमाल करके अपना बचाव कर रहे हैं। लेकिन अगर उसके खान पान या अपने रहन सहन के जरिए से कुछ ऐसी एक्टिविटी का सहारा हम लेते हैं कि जिसकी वजह से वो इम्यूनिटी डैमेज हो रही है, तो ये नहीं करना चाहिए। हमको कोई ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिससे इम्यूनिटी नहीं बढ़े, या ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि कोई एक मामूली चीज़ हो लेकिन रेगुलर हो जाएगा तो उसका फ़र्क पड़ता है। जैसे मान के चलो तुमको सर्दी हो गई और छूट ही नहीं रहा, लगातार कंटिन्यू हो रहा है, तब ये दिक्कत है। मान के चलो तुमको फीवर ही आया, नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन फीवर लगातार आ रहा है, छूट ही नहीं रहा है, तो क्या होगा कि कहीं ना कहीं अगर कोई भी मामूली चीज़ है, हम मानते हैं मामूली चीज़ है, लेकिन लगातार रहने की वजह से क्या हो गया कि तुम्हारी इम्यूनिटी कमज़ोर से कमज़ोर होती जा रही है। अब जिस तरीके से इम्यूनिटी बॉडी कमज़ोर हो रही है, तो उतनी ही तेज़ी के साथ कोई दूसरा चीज़ जो घात लगा बैठा हुआ है वो तुम्हारे शरीर में घुसना चाहेगा, ठीक है, जिसको हम पैथोजेंस बोलते हैं। या वो किसी न किसी संक्रमित कोशिकाओं को डैमेज करेगा, या अगर कोई एकाध कोशिका ऑलरेडी डैमेज हो चुकी है तो वो अपना प्रसार करेगी शरीर में। मान लेते हैं कि आप बहुत बहादुर हैं, बहुत अच्छा शरीर है आपका और अच्छे तरह से आप निपट सकते हैं, हल्का फुल्का इफेक्ट हुआ है किसी चीज़ का, लेकिन आपकी तबीयत फिर अचानक खराब हो गई, तो आप या तो फीवर को दूर कीजिए, सर्दी को दूर कीजिए, मामूली चीज़ है फिर भी दूर कीजिए, नहीं तो क्या होगा कि आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर होगी और वो अंदर का थोड़ा सा हिस्सा जो डैमेज था, वो कोशिका जो हल्की सी डैमेज थी, वो धीरे धीरे अपना प्रसार शरीर के अंदर करने लगेगा, जिसकी वजह से अब क्या होगा, वो पूरे शरीर में फैलेगा, है ना? तो ऐसा मौका नहीं देना है। एक ये होता है। दूसरा क्या होता है कि उपार्जित प्रतिरक्षा होती है, मतलब एक्वायर्ड करते हैं उसको। अब जैसे आपको पता है कि नहीं आज इस सब तरह की चीज़ है, तो विटामिन सी हमको लेना चाहिए। अगर आप उस तरह के आदमी हैं, विटामिन डी आपको लेना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए आप उस तरह के आदमी नहीं है, जैसे लेबर मजदूर है हम लोग के आसपास का, उसको विटामिन डी चाहिए ही नहीं, वो तो रात दिन काम करता है धूप में, उसको क्या चाहिए विटामिन डी? वो तो डायरेक्ट ले रहा है नेचर से। तो आप तो वो काम नहीं कर रहे ना, वो तो लेबर मजदूर कर रहा है, उसको विटामिन डी ऐसे ही मिल गया, लेकिन आपको नहीं मिला, तो आप विटामिन डी अलग से लीजिए। आप ऐसी खुराक खाइए जिससे विटामिन डी आएगा, नहीं तो आप वैसी दवा खाइए। अब जब दवा खाइएगा विटामिन डी के लिए तो हेवी डोज होगा, विटामिन सी के लिए तो हेवी डोज होगा, ठीक है। आप मल्टी विटामिन खाइएगा तो वो भी हेवी डोज होगा। तो इन सभी हेवी डोज को पचाने के लिए भी उतना खाना चाहिए आपको, है ना? तो उसको पचाने के लिए उतना खाना भी खाना पड़ेगा आपको। अल्टरनेटिवली लास्ट में आएगा कि आपकी बॉडी को वो सारा प्रोडक्ट चाहिए होगा जिससे सी, डी और ये सारी मल्टी विटामिन आपकी बॉडी को मिल जाए टाइम टू टाइम, ताकि वो आपका बॉडी अपने आप, या तो आप मान लीजिए वो गरीब है, लेबर मजदूर है, तो वो तो भाई दिन भर हार्ड लेबर करके अपने डेवलप किया उसको धूप में, है ना, खड़ा होकर काम कर रहा था दिन भर,
ईंटा ढो के ला रहा था, सीमेंट लेके आ रहा था, सारा काम कर रहा था, तो उसकी बॉडी अपने आप प्रिपेयर होती जा रही थी। आप तो नहीं कर रहे वो काम, तो आप कम से कम रेडीमेड आइटम ही, दवा हो या ऐसी कोई चीज़ है या ऐसी कोई खुराक है तो वो लाइए, फल है वो खाइए, ऐसी सब्जी है वो खाइए, कुछ भी करके इम्यूनिटी आपको डेवलप करना पड़ेगा। तो कुल मिला के इम्यूनिटी दो तरह की हो गई। एक वो है जो सहज प्रतिरक्षा है, जो कि आपको इनबिल्ट होता है, बाय बर्थ होता है, पैदा होने के साथ ऊपर वाले ने दिया आपके अंदर। और दूसरा वो है जिसको आपको डेवलप खुद से करना है, आपको खुद से लाना है। तो उसके लिए आप मेहनत कीजिए, या तो चलिए फिरिए उतना वो कीजिए, नहीं कर सकते हैं आप तो कुछ दवाओं का सेवन कीजिए, उस दवाओं को भी पचाने के लिए फिर वैसे भोजन का सेवन कीजिए। तो ये सारा चीज़ आपको करना पड़ेगा, नहीं कीजिएगा तो कहीं ना कहीं आपका इम्यूनिटी तो डेवलप हुआ नहीं ठीक से। इसीलिए उसके अंदर जो पैथोजेंस हैं, वैसे बैक्टीरिया, वैसे जीवाणु जो आपको किसी भी तरह से घात लगा के बैठे हुए हैं, है ना, वो आप पे घात करेंगे और उसका रिजल्ट आपको बुरा भुगतना पड़ेगा। कोई दिक्कत है इसमें? इसमें किसी को कोई दिक्कत है पहले बोलो, तब हम आगे बढ़ेंगे। लगता है नहीं सर। चंदन बोलिए, आगे चले। तो इसमें क्या होता है, उपार्जित प्रतिरक्षा की हम बात कर रहे हैं, मतलब एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। तो इसमें क्या होता है, प्रतिरक्षा तंत्र जो हमारा होता है वो रोगों के प्रति अपने आप को पहले जागरूक रखेगा। मतलब सबसे पहले शरीर को पता चलना चाहिए कि कोई बाहर से आया है। अगर आपके यहाँ कोई गेस्ट आया है तो आपको पता होगा कि गेस्ट आज आने वाला है, तभी ना कोई सामान ला के रखिएगा उसकी, उसका वेलकम करने के लिए। ठीक है, नहीं तो ऐसे वो अचानक आएगा तो जो आप घर में बनाए वही खाइएगा, वही खिला दीजिएगा। ठीक है, अगर उसको चाहिए कि भाई हम मेहमान हैं, हम गेस्ट हैं, मेरे लिए अच्छा इंतज़ाम हो, तो जाहिर सी बात है उसको बता के जाना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो जो बना है वही लग जाएगा, दाल रोटी खाएगा बेचारा। ठीक है, हालांकि दाल रोटी में इम्यूनिटी पूरी होती है, आज के डेट में दाल रोटी खिलाएगा तो खुश हो जाएगा कि चलो इम्यूनिटी डेवलप कर रहा है मेरी। ठीक है ना, तो इसीलिए क्या होता है कि आपकी जो बॉडी है उसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी के लिए क्या होता है कि आपके ऑर्गेन्स को पता होना चाहिए कि बाहर से कोई आ रहा है, बैक्टीरिया है या कुछ भी है, वो पैथोजेंस है कुछ भी है, तो पता होना चाहिए कि किस तरह का पैथोजेंस है जो मेरे बॉडी के अंदर आने वाला है, और उस तरह के पैथोजन से लड़ने की ताकत उसके अंदर है या नहीं। उसके अंदर है ऑलरेडी पहले से, तो वो अपने उस पार्ट को जागरूक रखेगा कि इसको रोको। ठीक है ना, और उसको रोकने के लिए तैयार करेगा। लेकिन अगर मान लीजिए वो पहले से ही रोकने लायक नहीं है, मान लीजिए कोई आदमी का WBC पहले से ही अफेक्टेड है, ठीक है, और तब उसको मालूम हो गया कि हाँ कोई ऐसी चीज आ रही है, अब रोक पाएगा वो, बताइए? नहीं रोक पाएगा ना, क्योंकि WBC पहले से ही डैमेज था, तो WBC को ही रोकना था वो काम। अब WBC तो रोक ही नहीं पाएगा क्योंकि पहले ही डैमेज हो चुका है वो। तो अब वो क्या करेगा, WBC को फांदते हुए अंदर चला जाएगा। अब अंदर जाएगा तो सीधे उसे कॉन्टेक्ट में RBC आ गया, ब्लड आ गया सीधे, वो ब्लड जो हम यूज में कर रहे हैं सारा काम के लिए, उस ब्लड में अगर आ गया तो पूरे बॉडी में सर्कुलेशन उसका हो गया। अब सर्कुलेशन अगर उसका पूरे बॉडी में हो गया तो जहाँ जहाँ ऐसी कोशिका है जो आसानी से डैमेज होने वाली है उसको सबसे पहले वो अटैक कर देगा। और अगर वो ज्यादा ऐसी कोशिकाओं को, एक ही भाग का, अगर किसी भी एक भाग का ऐसी ज्यादा कोशिकाओं को डैमेज कर दिया तब तो बड़ी खतरनाक हालत बन जाएगी। मतलब आप सुने होंगे कभी कभी कि वन साइडेड अटैक होता है, सुना है? वन साइडेड अटैक किसको बोलते हैं? कामनी, जूली, पंकज, चंदन, क्या होता है? एक तरफा वन साइडेड, यस, पैरालाइज। हम जंग नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, सिर्फ जंग को जाने दो, जंग नहीं करना है हम लोग को। हम टर्म यूज किया वन साइडेड अटैक, तो वन साइडेड अटैक का मतलब ये नहीं कि इधर से हम पत्थर फेंक रहे तुमको लग जाए। हाँ, वन साइडेड अटैक का मतलब सही बोली हो, क्या बोली हो अभी? पैरालाइज हो जाता है। तो अगर मान के चलो WBC किसी का पहले से ही डैमेज था, ठीक है ना, तो जो बाहर से पैथोजेंस कोई भी स्पेसिफिक इम्यूनिटी को डैमेज करने के लिए आ रहा था तो WBC उसको रोक नहीं पाया, वो अंदर आ गया। नंबर एक, गलती पहले वहां से हो गई। अब तो अंदर आ चुका है, तो अब खदेड़ के तो बाहर निकाल नहीं सकते हैं। अब वो अंदर जाएगा तो WBC को छोड़ के अब चला जाएगा RBC पर, है ना। अब RBC जो है रेड ब्लड सेल, वो तो पूरे बॉडी में है, पूरे बॉडी में जाएगा। अब पूरे बॉडी में जाएगा तो हार्ट होते हुए ही जाएगा ना, हार्ट तो पंपिंग कर रहा है, ठीक है, तो हार्ट जो पंपिंग कर रहा है
हार्ट के अंदर आर्टरीज होती है, वो पूरे में उसको वेन्स होता है, पूरे में ट्रांसमिट करेगा। तो अब पूरे बॉडी में हर पार्ट एक जैसा नहीं है। मान लो हाथ है तुम्हारा, ये ठोस होता है ये हिस्सा, इस पर हम कोई अगर एक आध बार मार बैठेगा तो कुछ इस पर असर नहीं पड़ेगा। लेकिन यही चोट अगर वो यहाँ मारेगा, ठीक है ना, यहाँ पे मारेगा तो फर्क पड़ेगा ना। अगर एक घुसा कोई इस हाथ पे मारेगा, ऐसे तुम रखो, तो कितना चोट लगेगा। और वही घुसा कोई यहाँ मार दे तो क्या लगेगा, कोई यहाँ मारे तो क्या लगेगा, कोई यहाँ मारे तो क्या लगेगा, बताओ। एक ही चीज होगा या फर्क होगा? फर्क होगा सर। फर्क होगा ना। तो अगर किसी को ऐसी, जैसे मान लीजिए नस पे लग गया, कोई नस पे अटैक कर गया, कोई ऐसी चीज पर जो ब्रेन के पास है, और ब्रेन से जुड़ा हुआ, ब्रेन से तो सारे पार्ट्स का, हर बॉडी का कनेक्शन है। तो अगर किसी एक पार्ट, हम बोल रहे हैं एक पार्ट का मतलब जैसे वन साइडेड लेफ्ट ले लो या राइट ले लो, हाथ को ही ले लो या पाँव को ही ले लो, कमर ही को ले लो, कोई एक ऐसा पार्ट है जिसको वो इफेक्ट करना शुरू किया और उसकी कई कोशिकाओं को डैमेज कर चुका है, कई कोशिकाओं को। मान के चलता है हाथ है सपोज, और इस हाथ में इस हिस्से को डैमेज किया, इस हिस्से को डैमेज किया और कई हिस्सों को डैमेज किया, तो क्या होगा, ये हाथ पैरालाइज हो जाएगा। अब हाथ से कोई काम होने वाला नहीं है, ये झटका लगेगा। अब वो देखेगा कि उसका हाथ पे कुछ भी करो फर्क नहीं पड़ रहा है। मतलब ऐसा हो, ऐसे सुन करते हैं ना डॉक्टर, दांत निकालने के पहले, दांत तोड़ने के पहले या कुछ ऑपरेशन के पहले सुन किया जाता है, तो सुन करके उस जगह पे पता नहीं चलता है। ऐसा नहीं कि असर नहीं हो रहा है, सब कुछ हो रहा है बॉडी के पार्ट्स पर, लेकिन आपके अन्य पार्ट्स को पता नहीं चल रहा, सुन कर दिया था फॉर ए वाइल, थोड़ी देर के लिए। तो इसी तरीके से क्या होगा, अगर कोई एक पार्ट पे उसका जो कोई कोशिका वो ज्यादा इफेक्ट कर गया है, डब्ल्यूबीसी के बाद आरबीसी पे अटैक होने की वजह से उसकी कोई कमजोर कोशिका है, संक्रमण में आने वाली कोशिका है, उसको डैमेज कर चुका है और कई कोशिकाओं को डैमेज कर चुका है, देन वो पार्ट क्या होगा, सीधे पैरालाइज्ड हो जाएगा। मतलब उसके साथ कुछ भी करो, बाकी शरीर को पता नहीं चलेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जैसे एक महल के किसी कोने में एक चोर आ गया हो। हम समझाने के लिए कुछ उदाहरण दे रहे हैं, उसको बुक से मिलाना तो नहीं मिलेगा, समझाने के लिए बोल रहे हैं। आपका बहुत बड़ा लंबा चौड़ा घर है और उसका कोई एक सिरा, छोटा सा गेट है जो पीछे निकलने वाला हो, और उस रास्ते से कोई चोर घुस गया है, वो मेन घर में आ चुका है और घर के एक पोर्शन में वो घुस के चोरी कर रहा है, वहाँ कोई भी नहीं है, सारा पार्ट्स लेके निकल के चला गया, ठीक है। आपको सुबह में जब उठिएगा तो मालूम होगा ये गेट कैसे खुला रह गया भाई, तो अरे ये गेट अंदर से भी खुला हुआ है, फिर ये गेट भी खुला हुआ है, फिर मालूम हुआ एक पूरा कोना को साफ करके भाग गया वो, है ना। तो जैसे उस कोने को साफ कर गया, दूसरे हिस्से को पता नहीं चला। अगर एक पार्ट पे अटैक हो जाता है, पैरालाइज्ड कर दिया जाता है किसी एक पार्ट को, कोई रोग ऐसा कर देगा, किसी वजह से ऐसा होगा, देन क्या होगा, वो पार्ट्स आपके हाथ में, आपके बदन में तो, बॉडी में तो है, लेकिन उसकी एक्टिविटी से फर्क आपको नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो ये तो बहुत बुरा हो जाएगा, मतलब आप कहीं ना कहीं एक तरह से पैरालाइज्ड हो गए। अब उसके बाद उस पार्ट से जुड़ा हुआ जितना पार्ट्स है वो धीरे धीरे डैमेज होगा इसी तरीके से, और जब पूरे पार्ट्स को डैमेज करेगा तो बहुत तरह का अटैक आ सकता है। यानी अगर मान लीजिए अलग अलग पार्ट्स का, अलग अलग ऑर्गन का, अलग अलग कोशिका डैमेज हो चुका है, तो सब कोशिका का जो आरबीसी है कहीं ना कहीं कनेक्टेड विद द हार्ट से जुड़ा, दिल से जुड़ा हुआ है, देन वो लास्ट में अटैक, हार्ट अटैक तक जा सकता है ना। तो भले मामूली चीज लग रहा होगा स्टार्टिंग में वो, लेकिन बाद में बहुत खतरनाक और भयावह रूप धारण कर सकता है। ठीक उसी कोरोना की तरह जो पिछले साल बहुत मामूली लग रहा था और जिसका अटैक कुछ ज्यादा नहीं पता चल रहा था, बहुत थोड़े लोग मर रहे थे, और आज वही कोरोना है, अपना वेरिएंट बदल चुका है, रूप बदल चुका है और अलग अलग जगह पर अलग तरीके से अटैक कर रहा है ना। तो किसी भी चीज को जब मौका देंगे तो वो अपना, आपने सुना होगा कहावत भी है कि अगर कोई ट्रेन में आपसे सीट मांगता है थोड़ा बैठने का, जब आप उसको आसानी दे देंगे तो वो बैठ करके लेटना चाहेगा, फिर आप ही को भगा देना चाहेगा वहां से। तो इतना छूट नहीं देना चाहिए, बॉडी के अंदर जो स्टेमिना है उसको स्ट्रांग रखना चाहिए, प्रतिरोधक क्षमता को बनाना चाहिए। अगर कोई चीज कमी है आपके अंदर, देन आपको एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेवलप करना पड़ेगा। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के लिए बहुत सारे उपाय हैं, ठीक है ना। जिस तरह की आपके अंदर, जैसे कुछ लोगों में आयरन की कमी होती है, आयरन की कमी, ठीक है, तो आयरन की कमी है तो आयरन की दवा खाएगा वो, लेकिन आयरन की दवा खाने के लिए उसके आयरन को पचाने के लिए भी उसके अंदर शक्ति चाहिए, तो उसके हिसाब से उसका हेल्थ ड्रिंक चेंज होगा, फूड स्टफ बदलेगा। मतलब ये नहीं कि सिर्फ दवा ले लो, दवा के साथ आपको ग़िज़ा भी बदलनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि दवा में जो बहुत ज़्यादा पावर है, उस पावर को झेलने लायक भी होना चाहिए।
जैसे कि आप एक थप्पड़ झेल लेंगे, नहीं मरेंगे, ठीक है, लेकिन एक थप्पड़ की जगह कोई आदमी खड़ा होकर लगातार थप्पड़ पे थप्पड़ चला जाए, 10 20 25 थप्पड़ मार देगा सीधे, तो मर भी सकता है आदमी आराम से, ठीक है ना। तो वही चीज़ है कि अगर अटैक हुआ है तो उसका साइड इफेक्ट बहुत तरह से दिखेगा। और जैसे अभी हमने कहा कि सबसे पहले तो ब्लड के ज़रिए, उसके बाद एयर के ज़रिए से। जैसे कि हमने क्या कहा कि आपको इम्यूनिटी को नहीं डेवलप किया तो वो डब्ल्यूबीसी को डैमेज किया, डब्ल्यूबीसी को डैमेज करके आरबीसी को डैमेज किया, आरबीसी को डैमेज किया, फिर किसी कोशिका को डैमेज किया, कोशिका को डैमेज करने के बाद अगर ज़्यादा कोशिका डैमेज हो गई, देन एक हिस्से को वो क्या कर दिया, पैरालाइज्ड कर दिया। तो ये कहाँ से कहाँ पहुंचा जा रहा है, वो तो बढ़ता ही जा रहा है डे बाई डे, है कि नहीं। ये इफेक्ट आपको मिलेगा उसके अंदर। दूसरी तरफ क्या होता है, वाटर। ये आपके सिलेबस में भी दिया है वाटर के बारे में कि वाटर से बहुत तेजी में चीजें फैलती हैं। आज मान लीजिए इस तरह की बीमारी आई है, खतरनाक बीमारी है, या मान लीजिए पेंडेमिक घोषित किया गया है, लेकिन आज के पहले भी जब भी कहीं बाढ़ आता है, सैलाब आता था, ठीक है ना, या जब भी आया है तो उसमें बोला जाता है कि मछलियां नहीं खाओ। क्यों नहीं खाओ मछलियां भाई, मछलियों को बाढ़ से क्या लेना देना। बहुत सारी चीज इधर से उधर चली जाती है, बह जाती है, जानवर मर जाते हैं, इंसान मर जाते हैं, ठीक है। अभी अभी भी मना किया जा रहा है कि आने वाले 6 महीने तक मछली नहीं खाएं। सुना होगा आप लोग, व्हाट्सएप पे चेक किया होगा, अभी एक मैसेज आ रहा है, आप लोग देखते होंगे कि 6 महीना तक, आने वाले 6 मतलब इस पूरे साल 2021 में मछली मत खाइए। क्यों? चूंकि जैसे गंगा नदी है, गंगा नदी में जिस तरीके से कई हजार लाशें पाई गई हैं अभी कुछ दिनों में, रिसेंट डेज में, अब वो कौन सी लाश है, क्यों कोई फेंक के भाग गया है, अच्छी लाश तो नहीं होगी, अच्छी हालत वाली लाश तो नहीं होगी। अगर अच्छी हालत में होती तो कोई रिलेटिव कहीं फेंक के चला जाएगा लाश को, उसका अंतिम संस्कार करेगा, उसका कफन दफन करेगा। अगर नहीं किया है तो इसका मतलब वो लाश अफेक्टेड होगी, हो सकता है कोरोना से अफेक्टेड हो सकता है किसी दूसरे बड़े मर्ज से अफेक्टेड हो। तो अगर वो जो बॉडी फेंकी हो, जिसको कुत्ते नोच रहे हैं या जिसको मछलियां खा रही होंगी अंदर की, उन मछलियों, उन पानी का कांटेक्ट हमारे यहाँ पर भी, मेरे सामने से भी नदी गुजरती है, बागमती नदी, है ना, सीएम कॉलेज के बगल से। तो ये सीएम कॉलेज की भी जो बागमती नदी है, गंगा से मिली हुई है। और ये जितनी जो बागमती नदी जो आपके मेरे आसपास है, ये बहुत सारे छोटे मोटे तालाबों से भी जुड़ा हुआ है अलग अलग जगह पर। अगर उस तालाब की मछलियां इस पानी के वजह से चली जाती हैं, या इसमें की मछली जो अफेक्टेड है वो उसमें चली जा रही है और वहां की मछलियों को अफेक्टेड कर दे रहा है, वो अफेक्टेड मछली आप खा रहे हैं, देन क्या होगा। 2005 क्या बता रहे हैं, या 2005 या शायद 1999, 1999, हम कंफ्यूज कर रहे हैं थोड़ा सा। एक पंजाब के परिवार की रिपोर्ट छपी थी जिसमें 5 आदमी रात में मछली खाते हैं और कोई उठता ही नहीं सुबह में। बाद में जब चेकअप किया गया तो मालूम हुआ कि उसने इन्फेक्टेड कुछ खाया था। जब पूरा टेस्टिफाई किया गया तो मालूम हुआ उसने इन्फेक्टेड मछली खाई थी, और जो बड़े रोग से ग्रसित थी, काफी खतरनाक रोग था, और वो पांचों के पांचों आदमी की जान ले ली। ये हम 1999 का बता रहे हैं, अभी की नहीं बात बोल रहे हैं आपको। अभी तो बहुत बदलाव आ गया, 99 की जगह हम 2021 में चल रहे हैं, मतलब 22 साल पहले का वो रिपोर्ट छपा है, पेपर में दिया था कभी, हम इसको कहीं लगाए थे, उसमें ऑल इंडिया रेडियो में प्रोग्राम आता था, जायजा करके प्रोग्राम आता है, तो उसमें हमको बोलना था एक बार, तो उसके लिए हम रिपोर्ट निकाले थे। तो उसमें ये एग्जाम्पल दिया था, वो हमको याद अचानक से आ गया तो हम बोल दिए अभी। तो कहने का मतलब ऐसा नहीं है, अभी भी अगर पूरे साल भर हम मछलियों से परहेज करेंगे तो हमारे अपने लिए अच्छा है ना। पता नहीं कौन सी मछली कहाँ से आई। हाँ, एक ये है कि अगर आपके अपनी डबरे की बात है, आपके अपनी पोखर है, अपने गांव में है, आप जान रहे हैं, उसका कनेक्टिविटी किसी जगह से नहीं है और उसमें मछली है, तो आप आराम से खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। वो मछली वो वाली मछली नहीं है, चूंकि आप उसको जान रहे हैं, बिकॉज यू हैव वेल नॉलेज अबाउट इट, आपको उसके बारे में पूरा पता है, तब तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब पता ही नहीं है तब हम ऐसा कर रहे हैं तो वो रिस्क है, वो नहीं लेना चाहिए। क्योंकि वाटर बॉर्न जो डिजीज है, जैसे टाइफाइड है, जैसे निमोनिया है, अभी ये भी रिपोर्ट आया है कि अभी जितने लोगों को कोरोना हो रहा है उसका चेकअप किया जाता है तो मैक्सिमम को निमोनिया भी निकलता है, और कई ऐसे लोग जिनको निमोनिया नहीं निकल रहा है तो उसको टाइफाइड निकल जा रहा है। मतलब सिम्टम मिलता जुलता है। तो ऐसा भी तो हो सकता है मिलता जुलता सिम्टम है, एक जैसे माहौल में डेवलप होने वाला सिम्टम है अगर, तो जो आज आज टाइफाइड है या जो आज निमोनिया है, कल के डेट में वो कन्वर्ट होकर के कोरोना में बदल जाए तो फिर क्या करेंगे। उसके कोरोना में बदलने का इंतजार करेंगे हम, नहीं कर सकते ऐसा। उसके लिए हमको अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी, ठीक है। सरकारों के भरोसे या किसी राज्य सरकार या किसी केंद्र सरकार के भरोसे नहीं जीना होगा। बॉडी आपकी है, बॉडी केंद्र सरकार की नहीं है, ठीक है ना। या शरीर आपका है, किसी राज्य सरकार का नहीं है, तो आपका शरीर तो आप बचाइए, ठीक है ना। राज्य सरकार की कुर्सी है, वो कुर्सी बचाए,
केंद्र सरकार की कुर्सी है, वो कुर्सी बचाए, आप शरीर को बचाइए। तो हमको इसका ध्यान रखना होगा कि अगर हमारे पास एक्वायर्ड नहीं, अगर हमारे पास नहीं है इम्यूनिटी, देन हमको एक्वायर्ड करना पड़ेगा उसको, ठीक है ना। तो एक्वायर्ड करने के लिए बहुत सारे साधन हैं, ठीक है। क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, सारी चीज़ें हैं, उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो वाटर बॉर्न डिजीज बहुत अहम चीज़ है, चूँकि वाटर के ज़रिए से क्या होता है, बीमारियाँ बहुत तेज़ी से फैलती हैं, ठीक है। वाटर के ज़रिए से फैलती है, पानी के ज़रिए से, दूसरा हवा के ज़रिए से, और तीसरा बाय ब्लड फैलती है, ठीक है ना। तो जो बाय ब्लड फैलती है वो उतना ज़्यादा खतरनाक नहीं है। बीमारी हो सकता है बहुत ज़्यादा खतरनाक हो, किसी को बीमारी हो जाए बचेगा नहीं, ये भी हो सकता है, लेकिन जनरली वो नहीं होता है, क्योंकि उसका जिससे कनेक्शन ब्लड का है उसी को होगा। जैसे कहा ना, बाप से बेटी को हो जाएगा, बेटा को हो जाएगा, वाइफ को हो जाएगा, ऐसे लोगों को होगा, सबको नहीं होने वाला है, ठीक है। पड़ोसी से पड़ोसी को होने वाला नहीं है। लेकिन अगर वाटर डिजीज है तो पड़ोसी को भी होगा, दूर के पड़ोसी को भी होगा, गांव वालों को भी होगा, शहर वालों को भी होगा। हवा में होने वाला है तो पता नहीं कहाँ से कहाँ चला जाएगा, उसका कोई ये नहीं है ना। तो इस सब तरीके से वाटर डिजीज भी फैलती है। ये हमारा टॉपिक था, ठीक है, जिसके बारे में हम बोले हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगा तो आप पूछ लीजिएगा। अब रहा इस पे पीडीएफ, तो पीडीएफ हम आज इसका भी भेज देंगे। पीडीएफ हम कई सारा भेजे थे, इसका भेज देंगे। कल जब मतलब अब जो क्लास करेंगे जब भी, तो हम इसका यूनिट 3 करेंगे, यूनिट 3 सीधे, जिसमें अवेयरनेस अबाउट फिजिकल फिटनेस है, कि ये सारा चीज़ आप समझ गए कि रोग क्या है, रोग से लड़ने के लिए कौन सी शक्ति चाहिए। अगर आज जो चीज़ों को हम रखा है आपके सामने, क्या क्या मेन मेन बातें हैं। चलो प्रतिभा तुम बताओ, आज की टोटल बातों का मेन मेन थीम क्या है। आज जो बात टोटल हुई उतनी देर में, इसमें क्या बोला गया है, मेन चीज, मेन बातें बताओ। इम्यूनिटी क्या, इम्यूनिटी, इम्यूनिटी क्या है, एक ये चीज हुआ। और इम्यूनिटी हमारे पास पहले से है शरीर में, ये हो गया। और तीसरा चीज कि अगर कुछ इम्यूनिटी हमारे पास पहले से नहीं, उदाहरण दिए थे गन वाला, क्यों दिए थे कि आज के जो बच्चे हैं उनकी इम्यूनिटी उनके हिसाब से डेवलप होती जाएगी डे बाय डे, है ना। लेकिन हमारी इम्यूनिटी डेवलप होने वाली नहीं है, अब हो चुका जो होना था। आज से 10 साल 20 साल 15 साल 25 साल पहले ऊपर वाले ने बना दिया, और क्या चलते रहो, वो चल रहा है, वही सिस्टम हमारा है। तो हम उसको अपडेट खुद करेंगे। अगर हमारे पास वो इम्यूनिटी नहीं है, देन हमको एक्वायर्ड करने की जरूरत है। तो इस तरीके से इम्यूनिटी को दो जगह बांटा। कहाँ कहाँ बांटा, एक जो पहले से ऑलरेडी है ना, जिसको इननेट बोला गया, INNAT इननेट। और दूसरा बोला गया जो हमको एक्वायर्ड करना पड़ेगा, सोसाइटी से लाना पड़ेगा, खा पी करके लाना पड़ेगा, है ना, अपना बचाव करके लाना पड़ेगा, जो भी करना है करना पड़ेगा, है ना, उससे लाना पड़ेगा। और तीसरा चीज बताया कि जो रोग फैलता है, उस रोग के फैलाने वाले जो दो तरह का रोग होगा, एक वो होगा जो सामने से अचानक आया, कोई अटैक कर दिया, एक्सीडेंट हो गया, मर गए, सीधे हो गया वो, तो उससे बचाव करने के लिए हम बाहरी इंतजाम करते हैं, जैसे कि हम मच्छर से बचने के लिए मच्छरदानी है ना। तो इस सब तरह की बहुत सारी चीजें हम इस्तेमाल करते हैं। अगर बाहर में गंदगी है तो कीड़ा आएगा, तो उसकी सफाई करा दो, है ना, वो सब करेंगे। और लेकिन इसके अलावा क्या है, इसके अलावा है जो नहीं दिख रहा है, उसको किस तरह से वो फैलता है, वो उसका नाम बताया पैथोजेंस, है ना, पैथोजेंस। इसलिए आपने देखा वर्ड सुना होगा, पैथोलॉजी क्या होता है, पैथोलॉजी का नाम सुना है, पैथोजेंस नया होगा, लेकिन पैथोलॉजी तो बहुत पुराना वर्ड है ना चंदन। पैथोलॉजी क्या होती है, जो आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, आपकी तबीयत खराब है तो डॉक्टर क्या करता है, यूरिन टेस्ट, स्टूल टेस्ट, मतलब आपके टॉयलेट के को टेस्ट करता है, जांचता है, और पेशाब यूरिन उसको जांचता है, ब्लड उसको जांचता है कि इसमें कुछ है तो नहीं, इसलिए उसको पैथोलॉजी बोलते हैं, है ना। पैथोलॉजी इसलिए कि पैथोजेंस तो नहीं है आपके अंदर, अब याद रहेगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। पैथोजेंस क्यों बोलते हैं, पैथोलॉजी क्यों बोलते हैं, पैथोलॉजी इसलिए क्योंकि वो पैथोजेंस का चेकअप करता है कि आपके यूरिन के अंदर, आपके पेशाब के अंदर, है ना, बहुत सारे, जैसे मान के चलो इकोला एक बैक्टीरिया है, इकोला कहाँ पाया जाता है, यूरिन में, ठीक है ना। तो अब इसको कौन जांचेगा, जब तक पेशाब की जांच नहीं होगी तो पेशाब के अंदर वो है, इसकी जांच भी नहीं होगी। तो इसलिए पैथोलॉजी जो डिपार्टमेंट है वो पैथोजेंस की जांच करता है ना। तो उसको देखते हैं पहले पैथोजेंस का इफेक्ट क्या होगा, किस चीज़ को डैमेज करेगा, कहाँ तक डैमेज करेगा, तो वो डिपेंड करता है आपकी प्रिकॉशन कितनी है। कुछ हो जाना बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन बॉडी के अंदर उसका फैलना, प्रसार होना, ये बड़ी चीज़ है। अगर आपने उसको मौका दिया है तो फैलेगा, नहीं मौका दिया है तो वहीं से रुक जाएगा वो। और अगर फैलने दीजिएगा तो पहले WBC को तो डैमेज कर चुका था, तभी अंदर आया है, और अब RBC को डैमेज कर रहा है,
आरबीसी को डैमेज करते हुए और मौका दीजिएगा तो एक दिन पूरी की पूरी बॉडी को ही डैमेज कर डालेगा वो, है कि नहीं, ये करेगा। तो इसके बारे में मैंने बात किया। इसके अलावा मैंने बात किया कि कितने तरह से फैलता है, तो मैंने बताया कि 3 खास चीज़ हैं, 3 तरह से। एक एयर से होता है, दूसरा वाटर से होता है और तीसरा बाय ब्लड होता है। तो सबसे कम खतरनाक कौन है इसमें? बाय ब्लड, क्योंकि उसका नंबर ऑफ केस ज़्यादा नहीं होगा, वो बस जिनमें ब्लड का सर्कुलेशन एक से दूसरे में जा रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है, उन्हीं तक होगा, जो ब्लड रिलेटिव है उन्हीं को होगा। लेकिन अगर एयर में जा रहा है तब तो बड़ा खतरा है, वाटर से जा रहा है तो बहुत खतरा है कि नहीं। ये सब बहुत खतरनाक चीज़ है। तो ये सब टोटल आज का हो गया, इसके आगे फिर हम देखेंगे, है ना। और आप में से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन, हाँ बोलिए। सर हाँ, सर जिसे हाथी पाँव लोग कहते हैं। हम आवाज़ आपकी ठीक से नहीं सुन पाए, जूली फिर से बोलिए। कहते हैं। हाँ, हाँ, तो संक्रामक रोग हो फलेरिया बोल रही हो। फलेरिया को हम क्या, एक मिनट, अब बोलो, तुम फैन ऑफ कर दिया है, बोलो। हाँ हाँ हाँ, फिल पाँव कहते हैं, फिल पाँव भी कहते हैं। हाँ, तो उसको मतलब असंक्रामक। फलेरिया तो असंक्रामक है, संक्रामक नहीं है। वो उस आदमी के ही अंदर फैलेगा, दूसरे को नहीं फैलाता है वो। चेक किया हुआ था, विषाणु जनित रोग होता है, संक्रामक रोग होता है, तो इसलिए हमको कंट्रोल फैलेरिया तो असंक्रामक ही होना चाहिए। नहीं, अगर बुक में दिया है तुम देखियो तब होगा संक्रामक रोग, है ना, उसको देख लेते हैं। ये कैसे हो सकता है? संक्रामक रोग का मतलब एक से दूसरे में फैला, लेकिन फैलेरिया तो ऐसा कुछ होता नहीं है, एक से दूसरे में नहीं फैलता है। नहीं तो देखो, असंक्रामक ही होगा सर। असंक्रामक होगा, क्योंकि फलेरिया का जो भी पेशेंट है, हम भी देखते हैं किसी को भी फलेरिया अगर फैलता है ना तो उसी के अंदर फैलता है। जैसे पहले उंगली में हुआ, फिर पूरे पाँव में होने लगा, इस तरीके से होता है, सबको नहीं होता है, ठीक है। ये विषाणु जनित रोग संक्रामक में आ जाए। नहीं विषाणु नहीं, तो देखो, हाँ, इस सेंस में तुम बोल सकते हो उसको 2 मिनट के लिए। क्या लिखा है किसने? बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से होता है, विषाणु से होता है। अब विषाणु देखो, अब है क्या, जैसे अभी कोरोना क्या है बता रहे 2 मिनट, ठीक है। कोरोना की बात हमको नहीं करना था, लेकिन जो कोविड के पेशेंट मर जाते हैं, जो कोविड का पेशेंट मर जाता है वो तो मर चुका है, तो फिर उसको इतना सेफ्टी से क्यों लाया जाता है? तो उसका रीज़न ये है कि उसको सबसे पहले, अगर किसी का परिवारजन है, एक तो है लावारिस लाश है, उसकी बात छोड़ दो, है ना, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, उसको तो कोई लेने वाला ही नहीं है। और जो वारिस है, जिसका मान लो कोई रिलेटिव है, तुम्हारा, हमारा, किसी का रिलेटिव है, तो उसके लिए अभी गाइडलाइन तैयार किया है गवर्नमेंट ने। सरकार की जो गाइडलाइन है उसके लिए दिशा निर्देश, वो ये है कि सबसे पहले जो भी रिलेटिव है उससे एक चादर लीजिए, है ना, उससे चादर लेना है और उसकी डेड बॉडी को उसके चादर में लपेटना है पहले। बात जा रही, आवाज़ जा रही साफ साफ। तो पहले आप उसके रिलेटिव से चादर लीजिएगा, उस चादर में उसकी बॉडी को लपेट दीजिए, नंबर 1। नंबर 2, वो जो मिलता है जिसमें लाश आती है लपेट कर, देखा होगा कोविड के पेशेंट को, उसमें 3 लेयर है। 3 लेयर का मतलब 3 सतह है, पहला लेयर, दूसरा लेयर और तीसरा लेयर। पहला लेयर पॉलीथीन जैसा है, मतलब क्या बोले उसको हम, जैसे बरसाती वगैरह होता है उस टाइप का। दूसरा लेयर जो होता है वो भी वैसा ही है, और तीसरा लेयर जो होता है वो कपड़े का है, वो पॉलीथीन जैसा नहीं है। तो ऐसा इसलिए है कि पहले अगर लाश को किसी के 4 हिस्से में लपेटा गया, अगर मान लो किसी भी तरह का चीज़, हाँ हाँ, तो उस तरह संक्रामक तो हो ही जाएगा वो। हाँ चलो ठीक है। तो वही हम बोल रहे थे कि कोविड के केस में वही बात है कि कोविड का जो आदमी है जो मर चुका है वो अपने से नहीं फैलाता है, उसकी लाश से फ्लूइड अगर बाहर निकलेगा, फ्लूइड, तरल पदार्थ, तो वो तरल पदार्थ जहाँ जहाँ जाएगा उन सबको कोविड हो जाएगा, ठीक है। तो अब वो नहीं जाए बाहर, इसके लिए क्या, पहले उसकी चादर मांगते हैं उसके रिलेटिव से, उसमें लपेट दिया। देन फिर 3 लेयर जो वो ड्रेसअप आता है उसका,
जिसमें लाश लपेट के वापस आती है, वो है जिसमें अंदर में 2 लेयर क्या है, प्लास्टिक वाला कॉटन टाइप कपड़ा है, जिसके अंदर क्या होता है कि जो भी फ्लड होगा अंदर ही रह जाएगा फ्लूइड, और अगर फिर भी निकल गया उससे बाहर तो फिर एक और लेयर है उसमें रह जाएगा, उससे बाहर नहीं आएगा। और अगर फिर भी खुदा न खास्ता बच गया तो सबसे लास्ट में एक कवर और है, 4-4 हिस्से में लपेट के इसीलिए आता है ताकि वो कम से कम बाहर नहीं आ सके, अंदर ही रहे वो, ठीक है ना। और इसीलिए उसको जलाते भी नहीं है, उसको दफन इसलिए किया जाता है क्योंकि जब जलेगा तो वो बाहर आ जाएगा, इसीलिए उसको पहले हम क्या करते हैं, दफन कर दिया जाता है, और उसकी जो लाश जहाँ दफन की गई है उसके ऊपर लकड़ी वगैरह रख के जला दिया जाता है ताकि वो ड्रेस नहीं जले उसका, उसके अंदर ही खत्म हो जाए वो, ठीक है। तो इसी तरीके से जो तुम फलेरिया वाला सवाल कर रही हो, जैसे बोली ना कि मच्छर काटेगा तो मच्छर किसी और को काट लेगा तो फिर हो जाएगा, तो सिमिलर है, वो आदमी नहीं कंटेन कर रहा है लेकिन उस आदमी से निकाल के कोई दूसरा जैसे मच्छर मक्खी हो गया। संक्रामक कर रहा है, वो संक्रमण उसके साथ चल रहा है, कहीं भी जाकर फैल सकता है उसके जरिए, है ना। तो उस हिसाब से संक्रामक रोग हो गया वो, ठीक है। और बाकी सर ये होगा सर, मच्छर के चलो ठीक है, तुम लोग का भी लगभग वही आंसर है। ऐसे में एक बार देख भी लेंगे, अब फलेरिया का सवाल है तो देख लेते हैं आज, और जब नेक्स्ट डे क्लास होगा तो हम डिस्कस भी कर लेंगे। और प्लस हम तुम लोग को बोले थे, और खासतौर पर जूली को बोल रहे हैं, तुम्हारा क्या सवाल था, तुम आज तक भेजी ही नहीं, बेवकूफ, भूल गए। और परेशान नहीं किया, बन गया खुद अच्छा से। बन गया था, चलो ठीक है, नहीं परेशान की बात नहीं है, क्वेश्चन अगर करते हो परेशान की बात नहीं है, हम तो खुद भी परेशान की बात नहीं। कल तुमको वीडियो तुम लोग को भेजा अलग अलग, चूंकि ग्रुप में भेजे थे तो शायद सब देखा नहीं था, तो हमको लग गया था देख करके वो पता चल जाता है, तो हम सबके पास अलग अलग भेजा था, इसीलिए कि किसी तरह का कोई दिक्कत अगर किसी के साथ भी होगा देन कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। हम ओपनली बोले थे, उसमें हम बात बोले भी हैं और लिख भी दिया था साथ साथ। तो जहाँ तक जिसका सपोर्ट कर सकता है आदमी करना चाहिए, और वो परेशानी नहीं होती है, ठीक है ना। हाँ, तुम अगर कोई चीज़ पढ़ी हो और ठीक से नहीं पढ़ रही हो तो वो परेशानी है, ठीक से पढ़ो, जो ही पढ़ो अच्छे से पढ़ो, बिकॉज बीएड के बाद नौकरी ऐसा नहीं है, बीएड के बाद आपको टीईटी क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, देन नौकरी है। वैसे तो सरकार की गाइडलाइन उसके बाद भी कब देगा नौकरी से कोई भरोसा है नहीं, लेकिन मान लो टीईटी करने का तुम्हारा जो हिस्सा है वो पूरा हो गया, अब सरकार का हिस्सा है, अब सरकार देख ले जब देना है, तो इसीलिए उसको ठीक से पढ़ना, ठीक है ना। बाकी चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट, आप लोग घर में रहें, कहीं बाहर नहीं निकलें। किसी का कोई सवाल हो देन जो हर बार बोल रहे हैं वही बात अभी भी बोल रहे हैं, आप सवाल मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे कर दीजिएगा, उसका जवाब आपको मिल जाएगा, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन हो, थैंक यू सर। चलिए ठीक है, थैंक यू, Thank you, गुड sir. गुड डे, नाइस।